अमेरिका ईरान के बीच बातचीत जारी है। कतर ओमान की मध्यस्थता में यह वार्ता, मसौदा प्रस्तावों का आदान प्रदान हो रहा है। फोकस तनाव कम करने और स्ट्रेट ऑफ हार्मुज खोलने पर है। अब ईरान पर ही डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान, ईरान पीछे हटा तो हम प्रहार करेंगे। ईरान को नुकसान उठाना पड़ेगा। ईरान से अच्छी बात हो रही है, ईरान समझौता चाहता है। बड़ी खबर यह है कि अमेरिका ईरान समझौते के करीब है और स्ट्रेट ऑफ हार्मुज पर कल समझौते के आसार। ईरान के विदेश मंत्री अरागची का अहम रोल। अमेरिकी विशेष दूत स्टीव विटकॉफ ने ईरान ओमान से सीधे बात की है। सवाल यही है कि क्या वाकई समझौते के करीब पहुंच चुके हैं अमेरिका ईरान, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को दोबारा खोलने का समझौता कल और समझौते की आधिकारिक घोषणा कल हो सकती है। हालांकि प्रस्तावित अंतरिम समझौता 60 दिनों के लिए लागू और आपसी सहमति से आगे समझौता बढ़ाया जा सकता है। समझौते में है क्या? खाड़ी में प्रवेश करने वाले जहाज ईरानी जल क्षेत्र के उत्तरी मार्ग से गुजरेंगे। खाड़ी से बाहर निकलने वाले जहाज ओमान के दक्षिणी समुद्री मार्ग का इस्तेमाल करेंगे। 60 दिन की इस अवधि में जहाजों से कोई टोल या अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा। साथ ही दोनों देश 30 दिन के अंदर समुद्री बारूदी सुरंगों को मध्य समुद्री मार्ग से हटाएंगे। अब सुरंगें हटने के बाद हॉर्मुज को जहाजों की आवाजाही के लिए खोला जाएगा और स्थायी व्यवस्था के लिए ओमान और ईरान आगे बातचीत जारी रखेंगे। हालांकि ईरान से खबर क्या है? ईरानी नेतृत्व सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने समझौते को अंतिम मंजूरी दी है। अब स्ट्रेट ऑफ हार्मुज पर ही डोनाल्ड ट्रंप का बयान, हॉर्मुज स्ट्रेट बहुत जल्द खुलेगा। अमेरिकी आक्रामकता से ईरान डरा हुआ है। ईरान की तरफ से पहला फोन आया, ईरान ने बातचीत का अनुरोध किया और मुश्तबा खमनई ने दी समझौते को मंजूरी। और अमेरिका ईरान में समझौते को मंजूरी को लेकर खबर है, हॉर्मुज पर समझौते का ऐलान हो सकता है। फिलहाल एक्सियोस के हवाले से इस समझौते को लेकर क्या बड़ा दावा किया जा रहा है? समझौता और उसको लेकर मंजूरी, क्योंकि डील को मुश्तबा की हरी झंडी। जहां यूएस ईरान की हॉर्मुज डील पर ही मुश्तबा की नजर है और मुश्तबा ने ईरानी वार्ताकारों से आगे बढ़ने को भी कहा है। हालांकि मुश्तबा की मंजूरी के बाद ही बातचीत आगे बढ़ी और हॉर्मुज स्ट्रेट खुलने पर कल अंतरिम समझौता भी संभव है। लेकिन आगे संभव क्या है? हॉर्मुज से नौसैनिक नाकेबंदी हटेगी, समुद्र से अमेरिकी नाकेबंदी हटाएगा और 60 दिन तक सुरक्षित रास्ता ईरान देगा। वहीं हॉर्मुज से वैश्विक तेल आपूर्ति भी बहाल होगी और अंतिम डील तक उकसावे की कार्रवाई नहीं। अब ईरान ओमान समझौते से तेहरान का कंट्रोल बढ़ेगा। पहले से ज्यादा ईरान का प्रभाव बढ़ सकता है। खाड़ी जाने वाले जहाज ईरान होकर गुजरेंगे। सर्विस फीस ईरान और ओमान में बराबर बटेगी। वहीं हॉर्मुज में यूरोपीय देशों की मदद ईरान ले सकता है। हॉर्मुज से माइंस हटाने में यूरोप को मिल सकती है एंट्री। यूरोपीय देशों की मदद लेने के लिए ईरान तैयार है। अब तक विदेशी दखल के विरोध में ईरान रहा है और ईरान के राजनयिक सोर्सेस से ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में क्या बड़ा दावा किया जा रहा है, डिटेल आपके सामने। क्योंकि यूरोप की मदद से हॉर्मुज खुलेगा। खबर समझिए, जहां स्ट्रेट ऑफ हार्मुज खोलने के लिए ईरान की तैयारी है और यूरोपीय देशों से ईरान मदद ले सकता है। समुद्री माइंस हटाने में यूरोप मदद कर सकता है और यूरोपीय देशों की मदद लेने के लिए ईरान तैयार हो चुका है। अब तक विदेशी दखल के विरोध में रहा है ईरान, यही फिलहाल रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है। इसके मायने भी समझिए, जहां कूटनीतिक बदलाव भी होगा और तेल बाजार को राहत भी मिल सकती है और यूरोप की भूमिका भी बढ़ेगी। अब अमेरिका ईरान के बीच बातचीत जारी है। बड़ी खबर यह है कि कतर और ओमान की मध्यस्थता में वार्ता हो रही है और मसौदा प्रस्तावों का आदान प्रदान हो रहा है। फोकस है तनाव कम करने और हॉर्मुज खोलने पर। वहीं अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट का बयान, ईरान से आज या कल में डील हो जाएगी। हॉर्मुज स्ट्रेट पर गंभीर बातचीत जारी है। अमेरिकी वित्त मंत्री को आपने सुना। अब अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो का बयान, बहुत जल्द कोई समझौता हो जाएगा। यूएस ओमान ईरान से बातचीत कर रहे हैं। स्ट्रेट ऑफ हार्मुज फिर से खोलने की बातचीत जारी है। अमेरिकी विदेश मंत्री कह रहे हैं उम्मीद है जल्द समझौता होगा और यही आज की बड़ी खबर है, जहां अमेरिका ईरान में डील, क्योंकि अमेरिकी और ईरानी और ओमानी ऑफिसर्स में बातचीत को लेकर खबर। आज स्ट्रेट ऑफ हार्मुज खोलने पर अंतरिम समझौता भी संभव है। यूएस ईरान की तरफ से समझौते का ऐलान संभव है। ओमान के साथ कतर की मध्यस्थता जारी है। इस बीच ये भी समझिए कि ईरान का आधिकारिक रुख क्या है। अमेरिका के साथ प्रत्यक्ष बातचीत नहीं चल रही, ओमान के साथ हॉर्मुज के मुद्दे पर चर्चा हो रही है और स्कॉट बेसेंट ये संकेत दे चुके हैं
हैं कि आज या कल में समझौता संभव है। मार्को रूबियो का बयान भी आपने सुना, जिससे साफ है कि हॉर्मूज को लेकर जल्द समझौता। और ट्रंप के दबाव को समझिए, जहां ईरान के पास समझौते का आखिरी मौका, बातचीत विफल हुई तो हालात और बिगड़ेंगे। अब अमेरिका, ईरान और ओमान के बीच हॉर्मूज को लेकर बातचीत आगे बढ़ रही है। अगले 24 घंटे में किसी अंतरिम समझौते की घोषणा भी हो सकती है। वार्ता अभी भी जारी है, अंतिम सहमति नहीं बनी है। अमेरिकी वेबसाइट एक्सियोस के हवाले से इसी समझौते को लेकर क्या दावा किया जा रहा है, क्योंकि हॉर्मूज पर मुश्तबा के सामने ट्रंप के सरेंडर, ये एक बड़ा सवाल इसलिए क्योंकि प्रस्तावित मसौदे में चर्चा के बारे में दावा रिपोर्ट में किया गया कि हॉर्मूज आने जाने वाले जहाजों की निगरानी ईरान के पास रहेगी, हॉर्मूज से गुजरने वाले जहाजों की व्यवस्था ओमान के पास। जबकि असहमति किन मुद्दों पर है ये भी समझिए, जहां हॉर्मूज टैक्स पर ईरान का दबाव, लेकिन यूएस असहमत है और यूएस कुछ समझौते विकल्पों पर बातचीत कर रहा है। ईरान ज्यादा अधिकार और रियायतें भी मांग रहा है, जबकि अभी तक ईरान की सभी प्रमुख मांगे स्वीकार नहीं हुई हैं। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर को फिर से खोलने के लिए ईरान की तैयारी को लेकर दावा यह किया जा रहा है कि हॉर्मूज में ट्रांजिट फीस वसूलने का अधिकार ईरान चाहता है। अमेरिकी तेल प्रतिबंधों से राहत की ईरान मांग कर रहा है। अमेरिका, अरब देशों ने फीस की मांग को ठुकरा दिया है। ईरान को जहाजों की आवाजाही और क्षेत्रीय सुरक्षा की गारंटी देनी होगी। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जनरल के हवाले से फिलहाल इस खबर को लेकर जो दावा किया जा रहा है, उसके मुताबिक समझौते से पहले किन शर्तों पर ईरान अड़ा हुआ है, सुनिए। जहां एनरिच यूरेनियम पर वार्ता नहीं और परमाणु प्रोग्राम पर भी कोई बात नहीं। तीसरी बड़ी बात, अमेरिकी सुरक्षा गारंटी। वहीं फ्रीज ईरानी संपत्ति को रिलीज किया जाए, प्रतिबंधों में तुरंत राहत मिले, हॉर्मूज पर ज्यादा नियंत्रण हो और अमेरिकी नाकेबंदी भी खत्म हो। हॉर्मूज की सुरक्षा में ईरान की भूमिका, वहीं प्रत्यक्ष नहीं मध्यस्थों के जरिए ही बातचीत। ईरानी बंदरगाहों पर सामान्य व्यापार बहाल हो। वहीं अमेरिका से टकराव के बीच ईरान से बड़ी खबर यह आ रही है, जहां विदेश मंत्री अरागची को हटाने की तैयारी और सांसदों ने अब महाभियोग की प्रक्रिया की शुरुआत की है। अमेरिका से बातचीत को लेकर अरागची पर सवाल है। ईरान के सांसद हुसैन अली का बहुत बड़ा दावा। ईरान इंटरनेशनल के हवाले से फिलहाल इसी दावे को लेकर क्या इंफॉर्मेशन सामने आई है, क्योंकि ईरान में सत्ता संघर्ष को लेकर लगातार खबरें सामने आ रही हैं। अब इसी सत्ता संघर्ष के बीच अरागची पर क्या आरोप और कैसे सवाल उठ रहे हैं, यही अगली इंफॉर्मेशन। तो ईरान में सत्ता संघर्ष, जहां अरागची को हटाने की तैयारी। खबर यह है कि विदेश मंत्री पद से हटाए जा सकते हैं अरागची। संसद के कई सदस्य अरागची से नाराज हैं और अरागची के काम करने के तरीके पर सवाल उठे हैं। यूएस से बातचीत को लेकर अरागची से नाराजगी है। राजनयिक वार्ताओं पर भी गंभीर सवाल उठाए गए हैं। ईरानी सांसदों ने महाभियोग की प्रक्रिया शुरू की है। अरागची पर जो आरोप है उसके मुताबिक अमेरिका से बातचीत की पूरी जानकारी नहीं दी गई, बिना राष्ट्रपति को जानकारी दिए फैसले वो ले रहे हैं और ईरान की विदेश नीति तय करने में भी पारदर्शिता नहीं रखी, जबकि संवैधानिक मूल्यों की देखी करने के आरोप लगे हैं। अब ईरान जंग में हथियारों की अमेरिका कमी झेल रहा है। आज एक और रिपोर्ट, जहां अमेरिकी न्यूज चैनल CNN के हवाले से यह बड़ी खबर है। पैट्रियट मिसाइलों के स्टॉक में भारी कमी को लेकर रिपोर्ट में दावा किया गया। थार इंटरसेप्टर का स्टॉक भी आधा हो चुका है। तो ईरान से जंग और अमेरिकी मिसाइलें खत्म, क्योंकि ईरान से जंग के बाद अमेरिका में हथियारों की भारी कमी को लेकर लगातार रिपोर्ट्स दावे कर रही हैं। अमेरिकी सेना के पास इंटरसेप्टर मिसाइलों की कमी है। जंग में 80% थार्ड इंटरसेप्टर इस्तेमाल किए गए हैं। ईरान जंग में 50% से ज्यादा पैट्रियट इंटरसेप्टर भी खत्म हो चुके हैं। 45% से ज्यादा प्रिसीजन स्ट्राइक मिसाइलों का इस्तेमाल। बड़ी बात यह है कि मिसाइल भंडार फिर भरने में 3 से 5 साल लग सकते हैं। अब ईरान का इराक में मिलिट्री ऑपरेशन तेज हो चुका है। कुर्द इलाकों में ईरानी सेना के एक्शन को लेकर यह खबर है, जहां एयरबोर्न स्पेशल फोर्स ने 14 ऑपरेशन चलाए हैं। सुलेमानिया और इरबिल में छापेमारी की है। इस ऑपरेशन से अमेरिका से वार्ता के दौरान ये ग्राउंड ऑपरेशन किया गया है। तो ईरानी सेना के ऑपरेशन कुर्द के बारे में बड़ी खबर यह है, जहां कुर्द लड़ाकों के खिलाफ ईरान का ग्राउंड ऑपरेशन। कहां पर यह एक्शन हुआ? इराक, इरबिल, सुलेमानिया। ईरानी सेना ने क्या किया है? 14 बार कुर्द ठिकानों पर ग्राउंड ऑपरेशन हुआ है। 23वीं एयरबोर्न ब्रिगेड ने अंजाम दिया है। हथियार ठिकाने और कैंप को निशाना बनाया। साथ ही कुर्द लड़ाकों के कई कमांडर्स को भी मार गिराने का दावा किया। क्यों किया ईरान ने ऐसा? क्योंकि ईरान के अंदर हमले की तैयारी में कुर्द लड़ाके थे। ईरान सरकार के खिलाफ काम कर रहे थे। ईरान को अस्थिर करने की तैयारी थी। एक और अहम खबर है, अमेरिका एक और देश पर आक्रमण की अब तैयारी में जुटा है और वो देश है क्यूबा। क्यूबा पर अमेरिकी हमले की बड़ी तैयारी शुरू हो चुकी है। क्यूबा के आसपास यूएस ने खुफिया निगरानी बढ़ाई है। RC-135 विमान से क्यूबा की निगरानी और ट्रंप की हरी झंडी मिलते ही आक्रमण संभव है।
तो क्यूबा पर बड़े हमले की तैयारी में है ट्रंप, क्योंकि क्यूबा के आसपास यूएस ने निगरानी बढ़ा दी है और खुफिया निगरानी बढ़ाई गई है। निगरानी के लिए कई इंटेलिजेंस एसेट्स बढ़ाए गए हैं। RC-135 विमान से क्यूबा की निगरानी की जा रही है। MQ-4C ड्रोन को भी मिशन पर लगाया गया। क्यूबा पर एक्शन को लेकर जानकारी भी जुटाई जा रही है। इसकी वजह सुनिए। किसी भी वक्त क्यूबा पर अमेरिकी एयर स्ट्राइक, हाई अलर्ट पर यूएस की 101वीं एयरबोर्न डिवीजन, क्यूबा के नजदीक युद्धपोत USS निमित्ज तैनात हैं और क्यूबा के राष्ट्रपति को सत्ता से डोनाल्ड ट्रंप हटाना चाहते हैं। वेनेजुएला की तरह क्यूबा में भी ऑपरेशन हो सकता है। और बड़ी खबर है लाल सागर में भारतीय जहाज पर हमले को लेकर, जहां यमन के पश्चिमी तट के पास हुती का अटैक हुआ। विस्फोटकों से लदी सुसाइड बोट टकराई और हमले के बाद लाल सागर में जहाज डूब गया। जहाज के 13 भारतीय सदस्यों को सुरक्षित बचाया गया। अब लाल सागर में ही भारतीय जहाज पर हमले की एक इंफॉर्मेशन आपके सामने, क्योंकि यमन के पश्चिमी तट के पास हुती का अटैक कमर्शियल जहाजों को टारगेट किया और फैज नूर ओलिया नाम के जहाज पर यह हमला हुआ। विस्फोटकों से लदी सुसाइड बोट टकराई। हमले के बाद लाल सागर में जहाज डूब गया। हालांकि जहाज पर 13 भारतीय सदस्य सवार थे। सभी 13 भारतीय सदस्यों को रेस्क्यू किया गया। क्रू मेंबर्स को यमन नेवी ने बचा लिया। भारत की तरफ से कहा गया कमर्शियल जहाजों पर हमले चिंताजनक हैं। जहाजों को निशाना बनाना बंद हो और बिना रुकावट जहाजों की आवाजाही शुरू की जाए। और अगले फ्रंट का रुख करते हैं। रूस यूक्रेन वॉर फ्रंट से आज की बड़ी खबर है, जहां रूस का यूक्रेन की राजधानी कीव पर बहुत बड़ा हमला। बता दें आपको 24 स्कैंडर और 4 जिरकॉन मिसाइल से इस अटैक को अंजाम दिया गया। एक भी मिसाइल नहीं रोक पाया यूक्रेनी एयर डिफेंस। रूसी हमले में 15 लोगों की मौत हुई है, 51 घायल। तो लगातार हो रहे हमलों के बीच आज की ये बड़ी खबर है, जहां 24 स्कैंडर और 4 जिरकॉन मिसाइल से अटैक किया गया है और ये कीव पर रूस का एक और सबसे बड़ा हमला है। हमले के बाद इलाके में लगी आग की एक तस्वीर भी आपके सामने। रूसी हमले में 15 लोगों की मौत की खबर है, जबकि 51 लोग घायल बताए जा रहे हैं। कीव के 7 से ज्यादा जगहों पर मिसाइल गिरने की पुष्टि हुई है। कई जिलों में रात भर एयर रेड अलर्ट रहा। बचाव अभियान भी जारी है। मलबे में और लोगों के फंसे होने की आशंका है। गोदाम, औद्योगिक परिसर, व्यावसायिक इमारतों को इस हमले में सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है। हमले के बाद कीव की सुपरमार्केट और वेयरहाउस में लगी आग की भी तस्वीरें सामने आई हैं। कई रिहायशी इमारतों को भी नुकसान पहुंचा है। कुछ अपार्टमेंट्स जल चुके हैं। देर रात हुए इन हमलों के बाद हर जगह आग का ये तांडव। रिहायशी इलाके इसकी चपेट में, कई अपार्टमेंट्स को नुकसान पहुंचा है। वहीं कीव पर हमले के बाद रूस के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया यूक्रेनी सैन्य ठिकानों पर हमला किया गया है। यूक्रेन ने दावा किया कि हमला नागरिक ठिकानों पर हुआ है। 1 अगस्त को भी कीव पर बड़ा हमला हुआ था। 1 अगस्त के हमले में 9 लोगों की मौत की खबर थी। वहीं रूस में यूक्रेनी ड्रोन के कहर को लेकर खबर है। रूस के तुला प्रांत में मौजूद वाइल्ड बेरीज गोदाम पर हमला हुआ है और हमले के बाद गोदाम में लगी भीषण आग की ये तस्वीर देखिए। तो लगातार गोदाम पर ऑयल रिफाइनरीज के साथ साथ यूक्रेन की तरफ से हमले हो रहे हैं। ये रूस के गोदाम पर हुए हमले के बाद की वो तस्वीर है, जहां गोदाम पर यूक्रेन ने ड्रोन से वार किया। खबर ब्राजील से है। ब्राजील के केमिकल प्लांट में लगी भीषण आग की अब तस्वीर देखिए। साओ पाउलो के प्लांट में पॉलिएस्टर रेजिन तैयार होता है और कल दोपहर 3 बजे अचानक केमिकल प्लांट में लगी आग। इस आग पर अब तक काबू नहीं पाया जा सका है। प्लांट से उठी भीषण लपटों की ये तस्वीर देखिए। केमिकल प्लांट में जोरदार धमाका। कल दोपहर से लगी इस आग पर अब तक काबू नहीं पाया जा सका। अब एक और तस्वीर देखिए। केमिकल प्लांट में लगी इस आग में बार बार विस्फोट होता रहा। आगजनी के दौरान ही कई विस्फोट हुए। 24 बड़े सॉल्वेंट टैंक इसमें मौजूद थे। ज्वलनशील रसायनों की वजह से आग बुझाना बड़ी चुनौती है। 30 से ज्यादा फायर इंजन मौके पर मौजूद हैं। 60 से ज्यादा दमकल कर्मी आग पर काबू पाने में जुटे हैं। कई किलोमीटर तक आग का तांडव। ये एक और तस्वीर देखिए। हालांकि एहतियात के तौर पर लगभग 150 लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजा गया है। आसपास की बिजली आपूर्ति अस्थायी रूप से बंद कर दी गई है। फिलहाल किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। आग लगने की वास्तविक कारण की आधिकारिक जांच भी जारी है।
तो आग का दायरा बढ़ता जा रहा है। यही वजह है कि आसपास के इलाकों को भी खाली करा लिया गया है। इस प्लांट में लगातार धमाके हो रहे हैं, धुएं से पूरा इलाका भर चुका है। इस आग पर काबू पाना बड़ी चुनौती। केमिकल प्लांट में भीषण ब्लास्ट के बाद आग का दायरा बढ़ता जा रहा है। अब कनाडा में जंगल में लगी आग की तस्वीर दिखाते हैं। कनाडा के वेरनॉन के जंगल भी सुलग रहे हैं। 31 जुलाई से लगी आग 2603 हेक्टेयर तक फैल चुकी है। सैकड़ों दमकल कर्मियों को आग बुझाने में लगाया गया है। जंगल के पास समुद्र से सामने आई ये वो तस्वीर है जहां देखिए हर तरफ सिर्फ और आग ही आग। 2603 हेक्टेयर तक आग फैल चुकी है। यही वजह है कि ज्यादातर इलाकों को खाली कराया गया है। कनाडा के जंगलों में पिछले कई दिनों से आग लगी हुई है। हजारों लोग अपना घर खाली कर चुके हैं। 3500 से ज्यादा घरों में बिजली गायब है। विमानों के जरिए कैसे आग बुझाने की कोशिश की जा रही है उसकी तस्वीर भी देखिए। सड़क हो या समुद्र, हर तरफ आग ही आग नजर आ रही है। सड़क के इस पूरे रास्ते में विजिबिलिटी खत्म हो चुकी है। धुएं का ये गुबार हाईवेज तक पहुंच चुका है और इलाके में कुछ भी नजर नहीं आ रहा है क्योंकि आग विकराल हो चुकी है। आग का दायरा बढ़ चुका है।